प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, हमारी नई शिक्षा नीति पर। आज आपको पता होगा कि हमारे कैबिनेट मंत्रालय से नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है, जो कि दिसंबर 2020 में जो है ये कैबिनेट मंत्रिमंडल में प्रस्ताव हेतु रखी गई थी। प्रिय साथियों, ये कितनी इम्पोर्टेंट है और हमारे जो शिक्षा का स्तर है उसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं, और फिर हमारे जो है हम कहते हैं कि भाई शिक्षा ही किसी राष्ट्र का बेसिक आधार होता है कि वह कितना सशक्त और समृद्ध होगा। इसलिए जिस देश की शिक्षा नीति जितनी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा प्रभावी होगी, समय के अनुकूल वह राष्ट्र उतना ही समृद्ध शक्तिशाली होगा। ठीक है, तो आज हम उसी शिक्षा नीति पर चर्चा करने वाले हैं। प्रिय साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शिक्षा नीति का मसौदा है, ये जो है हमारे के कस्तूरी रंगराजन जी थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। और आपको ये पता होगा कि हमने प्रत्येक राज्यों से, राज्य ही नहीं बल्कि हमारे जो जिला स्तर है, ग्रामीण स्तर है, सभी लोगों से हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्या समय के अनुकूल बदलाव किए जाने चाहिए, उनसे संबंधित हमने आवश्यक सुझाव मांगे थे। उन सभी सुझाव पर गहन अध्ययन हुआ, उन सुझाव पर एक विशेष समीक्षा की गई, एक विशेष मसौदा तैयार किया गया, और उस मसौदा को तैयार करने के बाद जो है ये नई शिक्षा नीति आपको जो है एक नए मसौदा के रूप में आई। दिसंबर 2020 में ये कैबिनेट मंत्रालय में प्रस्तुत की गई थी। अभी हाल ही में जो है 2022 में जो है अभी मार्च 2022 में नई शिक्षा नीति को कैबिनेट मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है, अर्थात अब ये प्रभावी हो जाएगी। साथियों, इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या चुनौतियां होंगी, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 1968 में 1968 में जो है हमारे यहाँ एक शिक्षा नीति आई थी। कुछ बदलाव के साथ 1986 में हमारी दूसरी शिक्षा नीति आई, और जो तीसरी शिक्षा नीति आई है वो 2020 में आई है। इसको हम नई शिक्षा नीति भी कह सकते हैं, नई शिक्षा नीति 2020। किसकी अध्यक्षता में? तो आप बताओगे कि के कस्तूरी रंगराजन जी की अध्यक्षता में जो है एक समिति गठित की गई थी, और उसी ने एक मसौदा तैयार किया, और उस मसौदा के पश्चात जो है मंत्रालय में जो है दिसंबर 2020 में प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में मार्च 2022 में इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अब हम क्या कह सकते हैं कि 86 के बाद 2020 में, लेकिन ये प्रभावी 2022 में हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 36 साल बाद हमारे यहाँ एक नई शिक्षा नीति आई है। साथियों, हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी था, अब उसका नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय ही कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है साथियों? क्योंकि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रहे हैं, तो अब हमको समय के अनुकूल जो है इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। साथियों, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होगी, अभी हम देखते हैं कि दुनिया के अधिकांश देश जो है अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जो है एजुकेशन के क्षेत्र में खर्च करता है, व्यय करता है, चाहे वो रिसर्च की बात हो या फिर अन्य कौशल शिक्षा की बात हो या फिर अन्य शिक्षा की बात हो। तो आज देखिए हमारा भारत भी इस ओर अग्रसर है। हालांकि हमारे यहाँ अभी हमारी कुल जीडीपी का 2.7% ही हम एजुकेशन के क्षेत्र में क्या करते हैं, व्यय करते हैं। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत हमारे बजट में ये प्रस्ताव
किया गया है कि अब हम अपने कुल बजट का जो है हमारी कुल जीडीपी का लगभग 6% हम शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेंगे। अब साथियों देखिए, जब इतना ज़्यादा हम एजुकेशन के क्षेत्र में खर्च करेंगे और हमको ये पता है कि किसी राष्ट्र का बेसिक आधार ही वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी होती है, वहाँ की शिक्षा होती है। तो आप देखिए जरा, अब हमारे यहाँ कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। अब देखिए जरा, हम थोड़ा सा आगे चल के तुलनात्मक रूप भी देखेंगे, लेकिन पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये पॉलिसी क्या है। देखिए, आप लोगों के मन में सबसे ज्यादा जो प्रश्न उठ रहा है कि भाई जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें 5+3+3+4 ये क्या है। तो साथियों, सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो हमारा 5 ईयर प्लान होगा इसमें हम देखिए जो 5 साल की बात की गई है, इसमें हमारा जो है फाउंडेशन कोर्स होगा। ये फाउंडेशन कोर्स कैसे होगा, तो देखिए साथियों, फाउंडेशन कोर्स में ये होगा कि हमारे यहाँ बच्चे जो है अभी कोई 3 साल में स्कूल जाता है, कोई 4 साल में जाता है, कोई 5 साल में जाता है। और पहले आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ऐसे करते थे कि भैया ऐसे कान पे हाथ लगाइए, अगर इस तरीके से पूछ रहा है तो आप जो है आपका जो है फर्स्ट उसमें जो है एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब देखिए कितना महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। 3 ईयर, तो हमारे यहाँ क्या होगा साथियों, जो 5+ है इसमें आप देखोगे कि 3 साल से बच्चे स्कूल में जाएंगे, और बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो ये स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। अब आप जरा सोचिए, 3 साल का बच्चा क्या पढ़ेगा, ना वो बोलना सीख पाता है ना कुछ चीजें, तो फिर इसको क्यों शामिल किया गया है। तो देखिए साथियों, यहाँ जो है क्या पर्पस है, हमारे जो बच्चे होंगे इनके मन में शुरू से ही हमारे जो विद्यालय के प्रति इनके मन में आकर्षक या सकारात्मक सोच विकसित करना है। कैसे विकसित करना है, बच्चे लोग स्कूल जाएंगे तो यहाँ पर प्ले स्कूल होंगे, और इन प्ले स्कूल में क्या होगा, उनको कई प्रकार के खिलौने दिए जाएंगे, आकर्षक खिलौने दिए जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों की आपस में फ्रेंडशिप होगी, एक दूसरे को देखेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक अलग माहौल निर्मित होगा। और छोटे छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि जब वो जो है किसी भी चीज को सीखने की उनकी ज्यादा जिज्ञासा होती है, जब वो जाएंगे स्कूल तो एक दूसरे बच्चों से मिलेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, और उनके मन में एक अच्छा माहौल उत्पन्न होगा। ये माहौल वैसे ही होगा जैसे हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में, यहाँ पर टीचर इस तरीके का बिहेव करेंगे जैसे घर में माता पिता अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है काफी अच्छा होगा, इससे बच्चे स्कूल के प्रति ज्यादा समर्पित होंगे, ज्यादा उनको जो है सकारात्मक सोच विकसित होगी। और दूसरी चीज क्या होगी, इसके बाद जो है 3 साल तो ये करेंगे प्ले स्कूल में, फिर फर्स्ट और सेकंड, अर्थात यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास भी होगी, और इस तरीके से ये एक प्रकार का फाउंडेशन कोर्स माना जाएगा, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई बच्चों पर बोझ नहीं होगा, कोई किसी प्रकार के कोई एग्जाम नहीं होंगे। उनको पेंटिंग बनाना सिखलाया जाएगा, उनको विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों के बारे में सिखाया जाएगा, उनको जो है विभिन्न वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया जाएगा कि टाइगर क्या होता है, हाथी कैसे होते हैं, इस तरीके से उनको छोटी छोटी चीजें उनको बतलाई जाएंगी। तो उनका जो है बहुत ज्यादा लगाव होगा। अब देखिए जरा, ये स्थिति जो है हमारे 5 साल की होगी, यही 5+ है। अब भाई अगली जो स्टेज होगी 3+, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेज कहलाएगी प्रीपरेटरी। ये प्रीपरेटरी स्टेज 3 साल की होगी। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड तो यहाँ पर ये कर चुके हैं, अब भाई फिर से फर्स्ट सेकंड तो होगा नहीं। तो अब देखिए ये क्लास 3rd होगी, क्लास 4th होगी और क्लास 5th होगी। इस तरीके से 3 साल जो है क्लास 3rd, 4th और 5th होगी। क्या महत्वपूर्ण चीजें होंगी यहाँ पर, तो साथियों यहाँ पर हम जो है बच्चों को विशेष रूप से
उन क्षेत्रों पर, चूंकि देखिए हम रीजनल, जैसे हमारा रीजनल एमपी है, ठीक है, कोई कश्मीर का रहने वाला है, कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है, तो उनको जो है अपनी क्षेत्रीय भाषाओं पर हम एजुकेशन दे सकेंगे, जो उनकी मदर लैंग्वेज होगी। दूसरी चीज क्या होगी कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है उस पर भी हम क्या कर सकेंगे, हम एजुकेशन देंगे। तो अर्थात बच्चे को जो है, चूंकि ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि भाई जब बच्चे हमारे प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं तो उनका जो है, जो मदर लैंग्वेज होती है, जो रीजनल लैंग्वेज होती है, उससे ज़्यादा लगाव होता है। और अगर हम बच्चों को उसी लैंग्वेज में एजुकेशन देंगे तो वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक बहुत अच्छी जो है व्यवस्था है। अब कोई भी बच्चा स्कूल छोड़कर नहीं भागेगा, बल्कि वो अपने माँ बाप को ये कहेगा कि हमको स्कूल जाना है। क्यों? क्योंकि स्कूल में उस तरीके का माहौल निर्मित हो रहा है। आप इसको समझ सकते हो कि हाल ही में जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है, केजरीवाल सरकार है, उन्होंने जो नर्सरी लेवल पर और जो एजुकेशन व्यवस्था में जो सुधार किया है और जो बच्चे लोग स्कूल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, वही चीजें हमारे यहाँ पर की जा रही है। अब ये बड़े स्तर पर की जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 ईयर का ये प्लान होगा, ठीक है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास उनको दी जाएगी। यहाँ सामान्य एग्जाम होंगे, ठीक है। अगली जो स्टेज होगी 3+ की, आप देखिए ये 3+ में ये मिडल स्टेज कहलाएगी। और ये मिडल स्टेज जो है, यहाँ पर इंडियन लैंग्वेज को प्राथमिकता दी जाएगी। इंडियन लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारी 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उन 8 मान्यता प्राप्त भाषाओं में जो है हम एजुकेशन देने की बात करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी साथियों, जब हमने यहाँ पे 5th क्लास तक एजुकेशन ले लिए हैं तो अब हम फिर से तो 5th में नहीं जाएंगे। तो अब ये जो 3 ईयर प्लान होगा, इसमें 6, 7 और 8, मतलब 8 क्लास तक का उनको एजुकेशन दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, अब चूंकि हम ये कह रहे हैं कि इस जो 21वीं सदी है, ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सदी है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन आया है। चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, ऑनलाइन शिक्षा की बात होने लगी है आजकल, टेलीमेडिसिन की बात होने लगी, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आजकल जो है संचार प्रौद्योगिकी अर्थात IT का महत्व बढ़ रहा है। तो हम इस एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे, एक तो कंप्यूटर एजुकेशन में, कि भैया शुरू से ही हम बच्चों के मन में कंप्यूटर के प्रति जो है, कंप्यूटर एजुकेशन के प्रति जो है क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। एक चीज, क्योंकि ये समय की मांग है। दूसरी चीज, अगर कोई बच्चा है वो उसको हम क्या काम करेंगे, कौशल शिक्षा की ओर जो है प्रोत्साहित करेंगे। अगर कोई है और वो चाहता है, जैसे अभी चाइना में आप देखोगे वहाँ पे यही सिस्टम चलता है कि कोई अभी जो है पापड़ बनाना चाहता है, अचार बनाना चाहता है, या फिर उनको सिलाई मशीन का काम करना चाहता है, ब्यूटी पार्लर कोर्स करना चाहता है, ये चीज़ें हमारे यहाँ एक्स्ट्रा अलग से होती है। यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा, उनको कौशल आधारित हम क्या करेंगे, शिक्षा भी देंगे, चाहे वो सिलाई बुनाई से रिलेटेड हो, खाना पकाने से रिलेटेड हो। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छी महिला है, अच्छी बच्ची हैं, वो चाहती है कि मैं खाना के क्षेत्र में आगे आऊं, आप देखिए बड़ी बड़ी मल्टी जो हमारी 5 स्टार 3 स्टार होटल होती हैं, वहाँ पर आप देखिए कितनी ज़्यादा जो है डिमांड है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हम क्या काम करेंगे, कौशल शिक्षा। मतलब ये है कि अब जो एजुकेशन दिया जाएगा, अब उसका कहीं ना कहीं हम भविष्य में उपयोग करेंगे। अभी हम जो है हमारा जो एजुकेशन है इसका हम उतना ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते। आप देखिए हमारा ग्रेजुएशन हो गया, डबल MA कर लिए, फिर ऊपर से ITI कर रहे हैं, ऊपर से हम कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं।
आपने थ्री इडियट मूवी में देखा होगा कि भाई जब आपको आमिर खान बोलता है कि जब आपको बैंक में नौकरी करना था तो एमबीए और अन्य कोर्सेज करने की क्या ज़रूरत थी। तो वही चीज़ें हैं साथियों, अब हमारे एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आप देखिए कौशल शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी, साथ में ही आपको मैथमेटिक्स लेना है, मैथमेटिक्स की शिक्षा, यहाँ पर आर्ट कला संकाय की शिक्षा दी जाएगी, साइंस के क्षेत्र में आपको जो है करियर बनाने की शिक्षा दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमारा जो मिडिल स्टेज रहेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक कहलाएगा। आप देखिए इस तरीके से हमारा 5+3+3 ये प्लान। अब भाई ये 4 प्लान क्या है, 4+ क्या प्लान है, तो आप देखिए अब हमारा जो सेकेंडरी स्टेज आएगा, आप देखोगे जो सेकेंडरी स्टेज आएगा ये रहेगा 9th से लेके 12th तक। अब आप देखिए इसमें जो है 9th 10th 11th और 12th, पहले हमारा 10+2 होता था, है ना, कौन सा सिस्टम था, 10+2, ठीक है, 10वीं + 2 12वीं, ठीक है। अब ये इसको इस तरीके से किया गया है। अब देखिए साथियों इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी। पहली चीज रहेगी इसमें कि जो है मल्टीपल हम क्या कर सकेंगे, सब्जेक्ट का चुनाव कर सकेंगे। मल्टीपल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप में से कोई व्यक्ति ये चाहता, अभी ग्रुप चलते थे आपने देखा होगा, मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, ठीक है, इसके अलावा आर्ट ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, आप देखोगे ये चीजें अब यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब यहां पर मल्टीपल सब्जेक्ट से आशय क्या है कि भाई मुझे मैथमेटिक्स पसंद है और मैं मैथ्स के साथ ही क्या लेना चाहता हूं, बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूं, तो मैं मैथ्स के साथ साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट भी ले लूंगा। अगर मुझे ज्योग्राफी में ज़्यादा रुचि है तो मैं प्लस क्या काम करूंगा, जियोग्राफी सब्जेक्ट का यहाँ पर चयन कर सकूंगा। अगर मुझे हिस्ट्री की ज़रूरत है कि मुझे हिस्ट्री में ज़्यादा रुचि है तो मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का चयन कर सकूंगा। इस तरीके से तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या की गई है, मल्टीपल सब्जेक्ट के चॉइस की बात की गई है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि यहां पर जो होगा एग्जाम की पद्धति जो होगी, अभी जो नई शिक्षा 2022 में लागू हो रही है इसमें 12th को बोर्ड एग्जाम माना गया है और ये बोर्ड एग्जाम जो होगा ये टियर 1 और टियर 2 में होगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो 4th+ सिस्टम है ये कैसा सिस्टम होगा, सेमेस्टर पर आधारित सिस्टम होगा, अर्थात प्रत्येक 6 मंथ के अंतराल में जो है एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। सेमेस्टर आधारित जो है एग्जाम प्रक्रिया होगी, ठीक है। अभी हमको एक ही एग्जाम, इससे क्या फायदे होंगे साथियों, अभी क्या होता था हम देख रहे थे, मेरे 12th के एग्जाम है, मुझे पता है कि मार्च अप्रैल में मेरे एग्जाम होना है तो मैं दिसंबर जनवरी में पढ़ाई शुरू करता था। अब चूंकि हमको ये पता है कि हर 6 महीने के अंतराल में एग्जाम होना है तो हम बेहतर तरीके से अपने सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे और इसमें क्या होगा, बेहतर निखार आएगा। कैसे निखार आएगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो है हमको उच्च क्वालिटी की शिक्षा भी मिलेगी और उच्च क्वालिटी के हमारे जो है युवा भी तैयार होंगे, देश विदेश में जाएंगे, ठीक है। आप देखिए इस तरीके से जो है सेमेस्टर आधारित जो है एग्जाम प्रक्रिया होगी। आगे मैं और बात करता हूं साथियों, तो आप 5+3+3+4th प्लान को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आती है साथियों कि यहां पर जो ग्रेजुएशन होगा ये किस तरीके से होगा। तो आप देखिए जरा, जब हम अब ये इसको हटा देते हैं, देखिए जब हम ग्रेजुएशन की बात करेंगे आप, ठीक है, ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ठीक है, कौन सा, फोर्थ, ये सब देखिए। यहाँ पर क्या होगा साथियों, अभी तक हम क्या काम करते थे, जो ग्रेजुएशन करते थे उसमें जैसे मैंने
ट्वेल्थ पास आउट हुआ। ट्वेल्थ पास आउट के बाद मैं बीई क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में गया या फिर आर्ट के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में गया। मैं फर्स्ट ईयर करता था और जब फर्स्ट ईयर करता था और मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और पता चला कि मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और सेकंड ईयर में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया, तो मेरी उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रहता था। मेरा एक साल जो एजुकेशन लिया उसका ना मुझे कोई सर्टिफिकेट मिलता था ना कुछ। अगर मैं सेकंड ईयर में भी ऐसे ही किया, बीच में छोड़ दिया, तो बिल्कुल मेरा जो है सफल नहीं हो पाता था, मतलब मुझे डिग्री नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा साथियों। अब क्या होगा कि जब आप 1 ईयर ग्रेजुएशन करते हो तो ग्रेजुएशन में भी वही मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। अब जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो फर्स्ट ईयर जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने, अब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बातें हैं। अगर आपने हिस्ट्री में पहले साल में हिस्ट्री का आपने अध्ययन किया, ठीक है, हिस्ट्री का अध्ययन किया, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई किए। आपने सेकेंड ईयर में अपना मन किया कि मैं हिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स को भी या बायोलॉजी को भी साथ में लेकर पढ़ना चाहता हूँ, तो आप बायोलॉजी को भी साथ में लेकर पढ़ोगे। लेकिन वहाँ पर आपको हिस्ट्री का सेकेंड ईयर में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। क्या मिलेगा, डिप्लोमा। आपने 2 साल हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, लेकिन आपका बायोलॉजी का पहला साल है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ में बायोलॉजी लेकर आप और पढ़ रहे हो तो आपको जो है डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल में आपकी क्या होगी, डिग्री कंप्लीट हो जाएगा साथियों, डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि जब हमारा ग्रेजुएशन 4 साल का जो है होगा तो ये डिग्री हमको 3 साल में मिल जाएगी, लेकिन मुझे सिविल सर्विसेज के एग्जाम देना है, पीएससी के, यूपीएससी के, महाराष्ट्र पीएससी के, छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्जाम देना है, तो वहाँ तो हमको क्या मांगा जाता है, ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो क्या मुझे 4 साल का कोर्स करना जरूरी होगा, तो बिल्कुल जरूरी नहीं होगा साथियों। आपका डिग्री कब कंप्लीट हो गया है, आपका 3 साल में डिग्री कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये फोर्थ जो है हायर एजुकेशन के लिए है कि आपने जो है क्या काम कर रहे हो, आप 4 साल का कोर्स कर रहे हो तो आप यहीं से मास्टर डिग्री आप हासिल कर लोगे, यहीं से आप जो है आगे चल के जो है आपको जो है क्या काम किया जाएगा, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप यहीं से डायरेक्ट क्या कर सकोगे, पीएचडी कर सकोगे। अगर आप 4 साल का कर रहे हो तो ये देखिए पीजी कोर्सेज कैसे होंगे, ये पीजी कोर्सेज आपके 1/2 ईयर के होंगे। मतलब ये है कि 1 साल का भी होगा, आपने 4 साल का किया, 1 साल में आप एमए कंप्लीट कर सकते हो, एमएससी कंप्लीट कर सकते हो, 2 साल के कोर्सेज भी होंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बहुत अच्छी शिक्षा नीति है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं साथियों कि ये शिक्षा नीति पिछली जो गवर्नमेंट थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो है जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ये शिक्षा नीति जो है इस शिक्षा नीति का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते ये पारित नहीं हो पाया। ठीक है, अब चलिए वो एक राजनीतिक अवधारणा है, वो अलग बात है, क्योंकि उनकी अच्छाइयों हर चीज़ों को जब हम देखते हैं और जब सरकार पूर्ण बहुमत में होती है तो प्रस्ताव पारित कर दिए जाते हैं और अभी ये शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। तो इस तरीके से आप देखोगे। अब साथियों इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो देखिए इसमें जब हम बात करते हैं इसके सकारात्मक पक्ष की तो आप देखोगे कि सबसे पहले तो हमने हमारी जो शिक्षा की जीडीपी है वो कितना बढ़ाकर कर दिया है, 6%। अर्थात अगर पहले हमारी कुल जीडीपी मान चलिए 100 करोड़ थी एग्जाम्पल के लिए, तो पहले हम केवल 2.70 इतना करोड़ जो है मतलब जो है 2,70,00,000 ही खर्च करते थे, लेकिन नहीं अब हम 6 करोड़ खर्च करेंगे। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, तो जीडीपी का जब इतना ज़्यादा जो है हमारे उसमें खर्च किया जाएगा तो आप देखोगे कि महत्वपूर्ण परिवर्तन तो आएगा। दूसरी चीज, हमारे जो बच्चे होते थे
जो बच्चे होते थे जो स्कूल को छोड़कर चले जाते थे बीच में ही, अब वो छोड़कर नहीं जाएंगे, और अगर छोड़कर जाते भी हैं तो उनकी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको देखिए, अभी मैंने आर्ट ले लिया, फर्स्ट ईयर में आर्ट ले लिया, लेकिन मेरा साइंस पढ़ने का मूड हो रहा था, लेकिन मैं साइंस चाहकर नहीं पढ़ पा रहा था, एक साथ में डिग्री 2 डिग्री हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन अब मुझे वो स्वायत्तता प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो एक चीज ये है, तो हमको ये जो है क्या है, रुचि के अनुरूप शिक्षा मिलेगी, रुचि के अनुरूप शिक्षा मिलेगी, और जब रुचि के अनुरूप हमको शिक्षा मिलेगी तो स्वाभाविक बात है तो उसका आउटपुट हमको बहुत ज़्यादा भी मिलेगा। ठीक है, आगे और देखिए साथियों, इसमें क्या होगी कि इसमें अब हम जो यूजीसी होता था हमारा, अन्य नेट और जो भी अन्य चीज़ें होती थी, जो अन्य संस्थाएं थी, अब उसकी जगह केवल एक संस्था बनाई जाएगी। ठीक है, और वो नेशनल लेवल पर ये सारी चीज़ों को जो है देखेगी, और उसके कई अलग अलग पार्ट होंगे। एक पार्ट वो होगा जो केवल रिसर्च करेगा, ठीक है, कि भाई हमको समय के अनुकूल एजुकेशन में क्या सुधार करना चाहिए। दूसरा जो भाग होगा वो क्या काम करेगा, वो सिलेबस तैयार करेगा कि भाई हमारे सिलेबस की रणनीति कैसी होगी, हमारा सिलेबस कैसे होंगे, एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है दूसरी जो विभाग होगा वो इस तरीके से काम करेगा। तीसरा विभाग इसमें क्या काम करेगा कि भाई ये हमारे मॉनिटरिंग करेगा। किस पे मॉनिटरिंग करेगा? हमारे जो टीचर होंगे कि भाई उनको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी किस तरीके से देना है, उनको किस तरीके से जो है प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, ताकि वो अच्छा से अच्छा बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अगले जो रहेगी इसमें फीडबैक की भी व्यवस्था रहेगी कि भाई हम समय समय पर लोगों से फीडबैक लेते रहें कि हमारी जो नीति है वो कितनी प्रभावी है। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा, अब भाई प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? अब देखिए इस नीति में ये कहा गया है कि हम दुनिया की जो 50, ठीक है, दुनिया की टॉप 50 जो यूनिवर्सिटी है उन यूनिवर्सिटी को हम क्या काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए भारत में आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए और भारत में अपने विश्वविद्यालय को खोलिए। तो देखिए साथियों, जब ये भारत में आएंगे और आपको पता होगा कि जब ये भारत में आएंगे तो क्या होगा, हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। देखिए क्या बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो हमको बेहतर क्वालिटी भी मिलेगी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि विदेशी यूनिवर्सिटी भी अब हमारे यहाँ आएंगी। और क्या कर दिया गया है साथियों, यहाँ पर ये कर दिया गया है कि अब हम जो है जो हमारी फॉरेन लैंग्वेज होगी उन फॉरेन लैंग्वेज में भी हम शिक्षा दे सकेंगे। इससे क्या फायदा होगा साथियों, इससे फायदा ये होगा कि हमारे देश के जो युवा है ये विदेशी शिक्षा हासिल करके, विदेशी भाषा में शिक्षा हासिल करके विदेशों में जाएंगे। आज देखिए यूक्रेन में हो, अमेरिका में हो, इटली में हो, ब्रिटेन में हो, इंडोनेशिया में हो, सऊदी अरब में हो, दुनिया के कई देशों में हमारे भारतीय लोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, आज हम चाइना की बात करते हैं, चाइना भले ही कितने आगे निकल गया है, लेकिन वो अभी चूंकि फॉरेन जो लैंग्वेज होती है उसको ज़्यादा नहीं, वहाँ पे चाइनीज चलती है, मंदारिन चलती है। ठीक है, इसलिए उसका प्रभाव उसी क्षेत्र में है। ठीक है, वो इंग्लिश को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। अब देखिए ये चीज़ें आएंगी कि फॉरेन में भी शिक्षा दी जाएगी। अब आप देखिए और क्या महत्वपूर्ण बदलाव होंगे भाई, यहाँ पर जो है जो निजी संस्थाएं होंगी, ये निजी संस्थाओं की क्वालिटी के आधार पर क्या निर्धारित होगी, फीस निर्धारित होगी। अगर आपकी बेहतर क्वालिटी होगी उसके आधार पर, जैसे आपने देखा होगा किसी प्रोडक्ट में लिखा रहता है कि उसकी मैक्सिमम सेल प्राइस क्या होगी,
उस सेल प्राइस से अधिक में वो बेच नहीं सकता। वही चीजें हमारे यहाँ पर भी होगी। अब हमारी जो अनावश्यक जो फीस ली जा रही थी अब वो नहीं ली जाएगी क्वालिटी के आधार पर। तो आप देखिए हमारी जो यूनिवर्सिटी होंगी, जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होंगी, वो भी अब प्रतिस्पर्धा करेंगी फॉरेन यूनिवर्सिटी से। तो इससे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सुधार आएगा। और क्या होगा साथियों, और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी इसमें, तो देखिए और हम महत्वपूर्ण चीज़ें की बात करें तो इसकी और भी कई सकारात्मक पहलू है कि अब हमको जो है क्या काम करना पड़ेगा। जो हम बार बार जो है ह्यूमन रिसोर्सेस की बात कर रहे थे, अब ये ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे यहाँ जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है इसी के तहत इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब हमारे लोग बहुत ज़्यादा देश विदेश में जाएंगे, ठीक है, जॉब के लिए और अन्य क्षेत्रों रिसर्च के लिए, पढ़ने के लिए और भी अन्य उसके लिए। तो आप देखोगे कि इसके कई सकारात्मक पहलू सामने निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब हमारे पास एक चीज और है कि चुनौतियां क्या होंगी। तो देखिए साथियों, अब कोई भी चीज आती है तो उसके लिए प्रारंभिक स्तर पर चुनौतियों का सामना तो करना भी पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ जीएसटी आया था, लोगों ने पहले काफ़ी जीएसटी का विरोध किया, आज देखिए वो कितना आसान हो गया, कितना सरल हो गया। चुनौतियाँ क्या होंगी? पहली चीज ये है कि जब हम इंग्लिश को ये कह रहे हैं कि ये राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा, अर्थात ये है कि हम अपनी मदर लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज को प्राथमिकता देंगे, तो आप देखिए इंग्लिश का महत्व थोड़ा सा कम हो जाएगा। हालांकि ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरी गलत बात ये है कि आज इंग्लिश जो है दुनिया की महत्वपूर्ण भाषा हो चुकी है। आज हम अमेरिका जाना चाहेंगे, ब्रिटेन जाना चाहेंगे, इटली, जापान, कहीं पे भी जाना चाहेंगे, अगर हमको वहाँ की क्षेत्रीय भाषा नहीं भी आती है, इंग्लिश आती है, तो हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी रिसर्च कार्य हम कर सकते हैं। आज चाइना अगर कहीं पे पिछड़ा है तो इसी मामले में पिछड़ा है कि वहाँ मंदारिन भाषा है और लोग मंदारिन भाषा अर्थात चीनी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश का उनको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, इसलिए जो है वो विदेशों में ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए एक ये निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ये भी रहेगा कि ये जो है यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, उनको मतलब ये सुविधा दी गई है कि वो अपने अनुरूप जो है भाषा का चयन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्राइवेट जो है, प्राइवेट तो अधिकांश जो स्कूल होंगे वो इंग्लिश में मीडियम में ही होंगे, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में हो गए तो आपको पता होगा कि सारे हमारे बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होंगे, मंत्री होंगे, नेता होंगे, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? उन्हीं प्राइवेट स्कूल में। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो सरकारी स्कूल की स्थिति वैसे ही हो जाए जैसी अभी है। आप देखिए जरा, अगर हमारे सरकारी स्कूल में हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे वहाँ पर जाएं, हमारे डॉक्टर के बच्चे वहाँ पर जाएं, हमारे नेता मंत्री के बच्चे वहाँ पर जाएं, तो आप देखोगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा। आप देखिए जरा हमारे यहाँ क्या क्या पॉलिसी है लोगों की, देखिए क्या मानसिकता। हर किसी को अपना जो है शादी जब हम करते हैं अपनी बच्ची का, तो उसको कौन सा दामाद चाहिए? सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए, कि दामाद ऐसा हो कि सरकारी नौकरी हो। लेकिन बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहेंगे? प्राइवेट में। मतलब जॉब आपको चाहिए सरकारी, बच्चे को पढ़ाओगे कहाँ पे? प्राइवेट स्कूलों में। अरे भाई, ये कैसा आपका वो तर्क शक्ति है? ठीक है, आप देखिए जरा इस तरीके से, अगर आपको जो है सरकारी हॉस्पिटल में आपको नौकरी चाहिए, लेकिन आप खुद इलाज कहाँ करवाओगे? प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां पे लाइन नहीं लगना पड़ता, सारी सुविधाएं। अरे भाई नहीं, अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं तो हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, आप सरकारी हॉस्पिटल ले जाइए। आप देखिए क्यों ना वहाँ का सिस्टम, अगर कलेक्टर महोदय जाएंगे और हमारे बैतूल हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे अपने बच्चे का, अपनी फैमिली का, तो क्यों ना वहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सभी लोग वहाँ पर
प्रोत्साहित होंगे। बड़े बड़े लोग जो हैं जब सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्यों ना छोटे लोग भी वहाँ पे प्रोत्साहित होंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि अगर हमको सिस्टम में बदलाव लाना है तो ये चीज़ों को थोड़ा सा प्राथमिकता देनी होगी। दूसरी चीज़ है भाई सेंट्रलाइजेशन। आप देखिए जरा, इस नीति में ये बात की गई है कि भाई हमारा जो मसौदा होगा ये सेंट्रल लेवल पर तैयार होगा। शिक्षा का जो मसौदा होगा वो सेंट्रल लेवल पर तैयार होगा और हर राज्य जो है समय के अनुकूल जो मसौदा तैयार किया गया है वो अपने अपने राज्यों में लागू करेंगे। तो भैया कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ये क्या कहा गया है कि हमारे यहाँ राज्यों को अलग स्वायत्तता दी गई है और कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी जो संघीय शासन प्रणाली है, ठीक है, जो राज्यों को भूमिका दी गई है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी। ठीक है, दो चीजें यहाँ पर देखने को आएगी। तीसरी चीज ये है कि भाई हमको जो है यहाँ पर आप देखोगे सेंट्रल लेवल पर ही पॉलिसी तैयार होगी। टीचर को जो है सेंट्रल लेवल पर ही प्रशिक्षण दिया जाएगा और वही चीज को राज्य भी फॉलो करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज बात यहां पर यह ध्यान रखना है कि भाई हम जब ऐसा काम करेंगे तो हमको प्रॉपर तरीके से जो हमारे टीचर है इनको प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी होगा। क्यों जरूरी होगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, यहाँ पर अभी एक ही टीचर है और वो फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक संभाल रहा है। हम कैसे अपेक्षा करेंगे? उसके पास इतना ज़्यादा वर्कलोड है। हमारी जो राइट टू एजुकेशन आया था उसमें स्पष्ट कहा गया था कि भाई 25:1 पे कम से कम हमारे यहाँ टीचर होना अनिवार्य है, लेकिन ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं है। टीचर के बहुत सारे पद खाली है। कई स्कूल जो है बंद हो गए। क्यों? क्योंकि टीचर ही नहीं है वहाँ पे। टीचर नहीं है तो बच्चे कैसे जाएंगे? सारे के सारे जो हमारे डेली विजिट टीचर होते हैं उनके माध्यम से स्कूल संचालित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर विशेष प्राथमिकता देना होगा। ठीक है, तो ये कुछ चुनौतियां हैं और यही हमारी शिक्षा नीति थी साथियों। मैं आपको निष्कर्ष बता दूं कि ये हमारे सशक्त समृद्ध राष्ट्र के लिए जो है, भारत जैसे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी शिक्षा नीति है और आप सभी इसके सकारात्मक पहलुओं को समझिए और निश्चित रूप से ये बहुत ही ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा शिक्षा के क्षेत्र में। एक बेहतर क्वालिटी निखर कर सामने आएगी हमारे बच्चों में। तो समय के अनुकूल जो है हमारी शिक्षा नीति में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। तो ठीक है साथियों, आपके कोई प्रश्न हो तो आप जो है मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।